शुरू कर रहा हूं। इलास्टिसिटी, ओके। आस्था, इसका नाम है प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता। तो कुल मिलाकर इलास्टिसिटी है क्या? कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। ये एक बॉडी हो गई, इस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। हम इलास्टिसिटी स्पेशल कंडीशन में पढ़ते हैं। व्हेन नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, यानी क्या है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस और भी जो है वो जीरो है। यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो है। इसका मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन। एक फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तो वो फोर्स क्या करता है? या तो लीनियर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, या एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, या दोनों क्रिएट करता है, या बॉडी में डिफॉर्मेशन करता है, या तीनों करता है। तो अगर हमने बॉडी पर नेट फोर्स जीरो बताया है एंड नेट टॉर्क इज ऑल्सो जीरो, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है? मीन्स under that force object is in rotational and translatory equilibrium। अंडर दैट फोर्स बॉडी काय में है? रोटेशनल और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। देन दैट फोर्स causes deformation in body। आया समझ में? यानी कि इलास्टिसिटी प्योरली हम लोग किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं? जिसमें बॉडी रोटेशनल और ट्रांसलेटरी दोनों इक्विलिब्रियम में। आया समझ में? बॉडी रोटेशनल और ट्रांसलेटरी दोनों इक्विलिब्रियम में है। दैट फोर्स कॉजेज ओनली डिफॉर्मेशन एंड ऑन द रिमूवल ऑफ दैट फोर्स, वो फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्मेशन क्रिएट करा रहा है, उस फोर्स का नाम क्या दिया जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या दिया जाता है? डिफॉर्मिंग। ऑन द रिमूवल ऑफ दैट फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स, द बॉडी regains its initial configuration completely, then body is called elastic body, and this behavior is known as elasticity। अगर बॉडी पार्शियली अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करती, कंप्लीटली नहीं, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं?
partial elastic body. If body regains initial configuration partially, then body is called partial elastic body. और बॉडी कुछ भी अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करती. आपने उसको डिफॉर्म करा, वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई, है ना. आपने उसको डिफॉर्म करा और वो क्या हो गई, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई. एंड इफ body does not regain initial configuration by any, then body is called plastic body. बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं. तो यहाँ पर आपको बेसिकली इलास्टिसिटी कब पढ़ते हैं दोस्तों, ये दिमाग में फीड करो. इलास्टिसिटी कब पढ़ते हैं, जब बॉडी पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, कोई नेट टॉर्क नहीं लग रहा है, उस समय हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं. हम कुछ फोर्स ऐसे लगाते हैं कि उसके कारण बॉडी के शेप चेंज होते हैं, साइज चेंज होते हैं, है ना, या दोनों चेंज होते हैं. और उस समय वो बॉडी का नेचर होता है कि वो बॉडी फोर्स लगाने पर डिफॉर्म होती है और फोर्स हटाने पर वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाती है. आया समझ में, ठीक है. जैसे अगर आपने लोहे के पतरे हैं और उस पर आपने दो लोग खड़े हो गए, उसके बाद वहां से हट गए, तो वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाएगा. लेकिन वहां पे 25 लोग खड़े हो गए तो वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, शीट बेंड हो जाएगी. और बेंड हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर आपने ये समझा कि एक लिमिट तक वो बॉडी जो है वो इलास्टिक बिहेवियर को मेंटेन कर रही है, और उससे ज़्यादा लिमिट से फोर्स लगाने पर वो क्या हो रही है, इलास्टिक बिहेवियर को खो देती है. तो ऐसी एक लिमिट भी आती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, जिसके विद इन बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो इलास्टिक बिहेवियर को करती है. ये जो इलास्टिसिटी है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत काम में आती है, क्योंकि डेली लाइफ में आप बहुत सारी जगह जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि अभी कैमरा से ये शूटिंग हो रही है और उसमें जो स्टैंड यूज़ किया जा रहा है वो स्टैंड की क्वालिटी, यानी कि उसमें रॉड्स जो हैं वो लेस इफेक्टिव हो. तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा किसी ने प्रेस करा और वो बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा. आया समझ. आपने अपनी व्हीकल का व्हील देखा है तो वो व्हील जो है उसके स्पोक्स जो हैं उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर होना चाहिए. जो लिफ्ट है वो लिफ्ट को जो कैरी करने वाली रोप होती है वो रोप की इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसकी थिकनेस, रेडियस वगैरह होना चाहिए. एग्जैक्टली डेली लाइफ में हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे क्रेन जो बनाए जाते हैं हेवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, तो वो क्रेन में उतना ही वेट रखा जाता है जो उसकी इलास्टिक लिमिट के 1/10 के बराबर. यानी कहने का मतलब ये है कि एक लिफ्ट में हम जब इंटर करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 8% या 16% ओनली. तो अगर उसमें 16% से ज़्यादा भी आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन वहाँ पर उसकी कैपेसिटी जो है ना वो तो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होती है. अगर उस वहाँ पे लिखा है 8% तो वो जो रोप है वो 8 क्या 80% को भी उठा सकती है. लेकिन अगर वो एक बार ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया तो क्या होगा, वो वापस से आएगा नहीं और फिर वो केबल कभी भी ब्रेक हो सकती. तो हमारी गाड़ी का जो डोर है, कार का जो डोर है, अब वो डोर कितने वेट्स को बियर करता है
उसके हिसाब से हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो उसके पर मैक्सिमम लोड डाला जा सकता है ना, उसका भी 10 टाइम्स उसकी अपर लिमिट होती है। गॉट इट? ये इंडस्ट्री में यूज होता है इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? इलास्टिसिटी से हम लोग कोई भी जगह कौन सा नट यूज करना है, किस तरह के वेट्स उसको बियर करना है, कौन सी रोप का यूज करना है, क्रेन जो है उसका मटेरियल जो है वो कितना होना चाहिए, ये सब चीजें जो है ये डिसाइड की जाती है। अब प्योरली इलास्टिसिटी का काम शुरू करता हूँ। इसमें जो मैं अभी डायग्राम बताऊंगा, ये डायग्राम रिपीट 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 होता जाएगा। आपको कुछ डेफिनेशंस बता देता हूं। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के टाइप क्या है? स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। गॉट इट? आया समझ में? अगर मान लीजिएगा कि ये एक वायर है, लेंथ ऑफ द वायर क्या है? एल है, इस पर कोई लोड नहीं लगा है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, इसको क्या करता हूं? स्ट्रेच करता हूं, तो उसकी लेंथ कितने अमाउंट से बढ़ जाएगी? डेल्टा है। अभी यहां पर क्या करा हमने? फोर्स एफ लगाया, स्ट्रेच हो गया। फोर्स एफ को रिमूव कर दिया, तो ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस से, अगर हमने एफ को रिमूव कर दिया तो ये क्या कर रहा है? वायर ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर रहा है। यानी क्या है ये वायर? इलास्टिक वायर। आया समझ? तो यहां पर यही चीज, यही डायग्राम में 10 बार बनाऊंगा इलास्टिसिटी, बस यही होगा। ठीक है? तो यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स किस टाइप का है? स्ट्रेचिंग। अगर एक रॉड लेते हैं, उसको हम कंप्रेस करते हैं, तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा है? कंप्रेसिंग। अगर हम उसको बैंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो वो ट्विस्टिंग एंड बैंडिंग का है। तो जो बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर दे, वो फोर्स क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। यहां पर एफ इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। अब एग्जैक्टली यहां पर ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक डिस्टेंस। आया समझ? जब मैं इसको खींचता हूं वायर को, तो क्या होता है? यहां पर क्या हो गया? इंक्रीज इन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गई। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स का मॉडल जो है वो किसके जैसा है? इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूल स्प्रिंग मॉडल। तो अगर ये क्या हो गए? एटम और मॉलिक्यूल हो गए, है ना? और यहां पर ये क्या है? स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो भी स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस से आने की कोशिश करती है। जब हम स्प्रिंग को इलोंगेटेड करते हैं तो भी स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आने की कोशिश करती है। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो गया? 1 इंटरनल फोर्स appear इनसाइड वायर। उस वायर के अंदर एक इंटरनल फोर्स सेट हो। हमने इस पे फोर्स लगाया बेटा, फोर्स लगाया तो इसको चल देना चाहिए।
चलते रहना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा चला का मतलब थोड़ी लेंथ बढ़ी, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण अंदर एक इंटरनल फोर्स सेट हो गया, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं। जब बॉडी की लेंथ बढ़कर ये रुक गया तो ये क्या हुआ, दिस फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, इंटरनल फोर्स। तो वन इंटरनल फोर्स appears inside the wire in equilibrium if deforming is equal to F internal। आया समझ? अब जब हमने वायर से फोर्स हटा दिया तो अब क्या होगा, इंटरनल फोर्स does work to regain original configuration। अब क्या हुआ, जब फोर्स हटा दिया तो क्या होगा, जैसे यहां से इसको मैंने इलोंगेटेड कर दिया, ओके, जब इलोंगेटेड करके छोड़ दूंगा ना तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसको हम इंटरनल फोर्स कह सकते हैं, ये स्प्रिंग फोर्स इसको अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ला देता है। तो दैट इंटरनल फोर्स डज वर्क टू रीगेन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर इंटरनल फोर्स is known as restoring force। इस इंटरनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, रीस्टोरिंग, क्योंकि ये रीस्टोर करता है, रीस्टोर यानी पुनः वापस प्राप्त करता। आया समझ में? तो दैट इंटरनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नली किसके बराबर होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर, इंटरनली वो इंटरनल फोर्स के बराबर। समझ में आया? और जब वायर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आएगा तो यहां पर मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, पहले जैसी। तो द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट, ये जो मैंने आपको बताया है ये है, आप किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हो और वो फोर्स न तो उसको एक्सेलरेट कर रहा है, न ही उसको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा रहा है, तो वो फोर्स वहाँ पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कराता है। डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कराने के बाद में उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स सेट हो जाता है। इंटरनल फोर्स इक्विलिब्रियम में एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है। तो वह फोर्स जो इंटरनल फोर्स है उसको रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। गॉट इट? तो रीस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स सभी एक ही बात है। आया समझ में? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कब होती है, जब हम फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट लगाते हैं। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर आपने फोर्स लगा दिया तो बेचारा वायर जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा और उसके बाद में वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं वो सारे ब्रिजेस जो हैं उसको भी इसी तरह से बनाया जाता है। एक ब्रिज जो है ना उसकी एज जो है वो 100 साल के आसपास रहती है और 100 साल यूज़ करने के बाद में उनको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसका कारण है कि वह इलास्टिक फटीग में चले जाते हैं, यानी कि उनको थकान आ जाती है। और एक बार थकान आ गई तो वो क्या होगा कि उसके बाद में भी उससे अगर व्हीकल्स आते रहे जाते रहे तो क्या होगा, वो कभी भी कोलेप्स हो सकता है। नागपुर में अपने यहाँ पर वो जो अजनी के यहाँ का ब्रिज है ना उसकी एज हो गई है ना, हादसा हो सकता है ना, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है और उसके ऊपर से निकलने के पहले है ना सबको याद कर लेना है ना, 84 लाख देवी देवता को याद रख लेना कर लेना ताकि सफलतापूर्वक वहाँ से पास हो। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी का फर्स्ट कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़